डॉक्टर एलन ट्रेवर साउथ जैक्सन में किराए की सफ़ेद वैन ड्राइव कर रहा था। इसकी मंजिल एक नाकाबिल इस्तेमाल पुरानी बेकरी थी। चारों तरफ दीवारों पर तेज़ धार के वाइपर्स की रुकावट थी। वैन रुक कर वो उतरा, वजनी ताला खोला और वैन अंदर ले गया। गेट बंद कर दिया लेकिन ताला नहीं लगाया। इसे डिलीवरी का इंतज़ाम करना था। पड़ोस में वो नेवल डिट्रेवर DVM के नाम से मारूफ था। बज़ाहिर वो डॉग ब्रीडिंग का काम करता था और रिसर्च इदारों को जानवर फराहम करता था, जबकि हकीकत में ये एक पर्दा था। इमारत के तहखाने में इसकी मसरूफियत की नोयत कुछ और थी। इसने ये इमारत तहखाने की वजह से ही मुंतहिब की थी। तहखाना काफ़ी बड़ा और किसी हद तक खुफिया था। वो अंदरूनी जानिब कदम रखने वाला था कि यकम में हार्न की आवाज़ बुलंद हुई। आने वाले ट्रक में पिंजरे और रेफ्रिजरेटर भी थे। ट्रक लाने वाले दोनों अफराद मैक्सिकन थे। डॉक्टर ट्रेवर ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से भरा पड़ा था। लंगूर और बंदर भी थे। 2 चिंपैंजीज की खास अहमियत थी, जिनको डॉक्टर ने ब्लैक मार्केट में $60,000 में खरीदा था। दोनों सुस्त अंदाज में एक बड़े से पिंजरे में मौजूद थे। इन तीनों के साथ ट्रेवर का भाई जोड़ा भी नजर आया। चारों ने मिलकर कार्गो को अंदर इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जो तहखाने तक जाता था। अब ट्रेवर ने दोनों मैक्सिकन को मुआवजा देकर रुखसत किया। जोड़ा भी ट्रेवर के जैसा दरख्त के मानिंद लंबा, चौड़ा और मजबूत था। वो दोनों सगे भाई नहीं थे और ना ही सौतेले। 5 में से 2 थे और सभी को किसी न किसी वक्त गोद लिया गया था। एल्डन ट्रेवर ने जोड़ा को हिदायत की कि चिंपैंजीज बंदरों पर जुए मारने वाला स्प्रे करके इनको नहलाया जाए, बाद अज़ां बेहोश कर दिया जाए ताकि इनकी जिस्मानी कैफियत का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। जोड़ा ने खामोशी से सर हिलाने पर इत्तफाक किया। तहखाने में मुंतकिली के बाद ट्राली के जरिए जानवरों को मखसूस लैब में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ ट्रेवर इन पर खास किस्म के तजर्बात किया करता। तजर्बात वायरोलॉजी से ताल्लुक़ रखते थे। आगाज़ में इसने सोचा कि तजर्बात के लिए यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की लैब में ही किए जाए। वो खुद वहाँ डॉक्टर था, लेकिन मेडिकल सेंटर की सुपरविजन का सख्त मायार इसके लिए खतरा था, लिहाजा इसने यहाँ बंदोबस्त किया। बेशतर रकम बीवी के इंतकाल के बाद मिल गई, लेकिन इसे मजीद रकम के लिए कुछ और खास ज़राए दरकार थे, जैसा एंटी रिस्क। अगरचे इसके पास बैरूनी ममालिक से भी काफ़ी ऑफर्स आई थी, लेकिन वो जल्दबाजी से काम नहीं करता था जब तक कि वो हतमी नताइज हासिल न कर ले। क्रिस देर से अपने स्टूडियो में मसरूफ़ कार था। दफातन इसने महसूस किया कि वो वहाँ अकेला नहीं है। पहला ख्याल ये आया कि बैन बेदार हो गया है। क्रिस ने अकबी कमरे की तरफ हरकत की। बैन, इसने धीमी आवाज़ में पुकारते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला। बैन बिस्तर पर पेट के बल दुनिया व माफिया से गाफिल सो रहा था। चंद सेकंड्स देखने के बाद वो सामने वाले कमरे की तरफ पलटा और लाइट ऑफ कर दी। 20 सेकंड तक वो कान लगाए सुनता रहा। कोई आवाज़ न थी। वो दबे पाँव खिड़की पर गया और पर्दे से झांका। नीम तारीकी के सिवा कुछ न था। लम्हा भर के लिए इसने खुद को अहमक महसूस किया और वापस स्टूडियो में आ गया। एन इसी वक्त स्टूडियो के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर क्रिस उछल पड़ा। कौन है? मैं हूँ एलेक्स, नस्वानी आवाज़ आई। क्रिस ने दरवाज़ा खोला और चौंक उठा। एलेक्स के हाथ में स्याह रंग का ऑटोमेटिक पिस्टल नजर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये पिस्टल? इस तरह आने पर माजूद खां हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि फ़ोन पर बात हो सके। कॉल यहाँ के रिहायशी हिस्से में सुनी जाती है। तुम अंदर आ जाओ। क्रिस एक तरफ हट गया। एलेक्स ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्रिस ने इशारा किया कि वो सोफे पर बैठ जाए। अपनी कुर्सी इसने सोफे के बिल मुकाबिल कर ली। एलेक्स ने पिस्टल करीब सोफे पर रख दिया। मैं बताती हूँ, वो बोली। क्या थोरा ने आज रात तुम्हें कॉल की? क्या इसने पूछा कि तुम रात घर पर गुजारोगे या स्टूडियो? मेरी प्राइवेट लाइन यहाँ पर है। थोरा के टाउन से निकलते ही तुम्हारे खिलाफ किसी को हरकत में आना था। मैं गुज़श्ता 3 घंटों से निगरानी कर रही हूँ। तुमने क्या देखा? जब मैं इलाके में दाखिल हुई तो एक सफ़ेद वैन मेरे करीब से गुजरी। वो मुखालिफ सिमत में आ रही थी। क्या यहाँ आसपास कोई सफ़ेद वैन का मालिक है? यहाँ तकरीबन 60 घर है। मेरा ख्याल है कि सफ़ेद वैन यहाँ नहीं देखी मैंने कभी। क्रिस ने सोचते हुए कहा। 15 मिनट बाद एक और गाड़ी इस तरफ आई जहाँ से वह निगरानी कर रही थी, सड़क के दूसरी जानब। क्या इसने तुम्हें देखा? मैं नहीं समझती कि वो देख पाया होगा, हालांकि मेरी गाड़ी रोशन हो गई थी। तहम मैंने खुद को छुपाने में सुस्ती नहीं दिखाई, एलेक्स ने यकीन से कहा। क्रिस ने इसकी आंखों में हकीकी खौफ के साए देखे। खौफ क्रिस के लिए और वो भी खतरे में थी। यहाँ सड़क एक तरफा है। हम ज़्यादा सोच रहे हैं, डॉक्टर क्रिस ने कहा। तुमने खुद ही बताया कि बराह रास्त हमला नहीं होगा और ये मार्जिन मिलेगा। हाँ, लेकिन ये विलियम ब्रैड के कोमा के जाने के पहले की बात है। एलेक्स ने वजाहत पेश की। एलेक्स, अगर कोई मुझे मारने आया है तो इसने तुम्हें देख लिया है। इसे एहसास हुआ होगा कि खेल खराब हो गया है। एलेक्स कायल नज़र नहीं आई। तुम्हारी शुरू से लेकर अब तक तमाम गुफ्तगू का हासिल ये है कि वो मुझे बराह रास्त हलाक नहीं करेंगे। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेन हाउस में तुम्हारे लिए बिस्तर का बंदोबस्त करवा देता हूँ। अचानक एलेक्स का फ़ोन बोल उठा। विल किल्मर की कॉल थी। अंकल विल। एलेक्स सुनती रही और इसका चेहरा लटक गया। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या बात है? क्रिस ने सवाल किया। डॉक्टर का कहना है कि इख्तिताम करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे। तुम माँ के लिए जैक्सन जाओगी इस हालत में? क्या तुम समझती हो कि तुम उनको बचा लोगी, बजाय इसके कि तुम अपनी ज़िंदगी खतरे में डालोगी? मेरे पास चॉइस नहीं, वो मेरी माँ है। तुम्हारे पास यहाँ गन है। क्रिस ने इस बात में गर्दन हिलाई। तुम बैन के साथ रहो, मैं कल रब्ता करूँगी।
क्रिस के घर से निकलकर वो हाईवे 61 पर आ गई। डेजिन के पास से गुजरने के बाद इसे एहसास हुआ कि ताकुब किया जा रहा है। इसने बगौर अकबी शीशे में ताकुब करने वाली हेडलाइट्स का जायजा लिया, जिनकी ऊंचाई आम कार से कुछ बुलंद थी। यकीनन वो कोई पिकअप या वैन थी। एलेक्स धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाती चली गई। आगे वो सुपरवाल मार्ट में चली गई। ताकुब करने वाला इस रफ्तार से आ रहा था। एलेक्स ने देख लिया कि वो वैन ही थी। वो लाइसेंस प्लेट ना देख सकी। करोला कारो हाईवे की तरफ था। क्या करना चाहिए वो सोच रही थी। वो पुलिस को कॉल करके अपनी शनाख्त बेनकाब नहीं करना चाहती थी। इसने अपना ग्लॉक निकाल कर गोद में रखा और इंतजार करने लगी। गाड़ियां गुजरती गई लेकिन वैन नजर नहीं आई। आखिरकार इसने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पर आ गई, लेकिन इसने रुख बदल दिया। वो वापस जा रही थी। अभी वो 50 गज तक ही आगे बढ़ी थी कि इसके करीब मुखालिफ सिमत जाने वाली गाड़ी ने अचानक यू टर्न लिया। एलेक्स ने भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया और सिमत बदल कर लिबर्टी रोड पर आ गई। वो बार बार अकबी आईने पर नजर डाल रही थी। फिर इसे वो वैन नजर आ गई। एलेक्स आने वाले दाएं मोड़ पर मुड़ती चली गई। थोड़ी देर तक आंख मिचौली के बाद शको शुबा दूर हो गया। वैन कोरोला के ताकुब में थी। एलेक्स गाड़ी को एक लॉन्ग वे ड्राइव में ले गई जो एक मंजिला रेंज हाउस के साथ था। इंजन बंद करके वो गाड़ी से बाहर आ गई। वहाँ 2 सेडान पहले से खड़ी थी। खतरा था कि वहाँ के मकीन बेदार ना हो जाए, लेकिन अंदरूनी जानब से कोई रोशनी नमदार ना हुई। एलेक्स की नजरें बाहर सड़क की तरफ थी। इसने फिर वैन को गुजरते देखा। धड़कनों में इज़्तिराब बढ़ गया। कुछ वक्त गुजर गया। वैन की हेडलाइट्स दोबारा नजर नहीं आई। एलेक्स की धड़कनें एतदाल पर आने लगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो क्रिस से फासले पर है। इस यकीन के बाद कि वैन वाला क्रिस की तरफ जाएगा, एलेक्स ने फोन निकाला और क्रिस से रब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया। गन कहाँ है? एलेक्स ने सवाल किया। मेरे पास। क्या पुलिस को कॉल करूँ? हाँ, तुम कह सकते हो कि घर में कोई घायल हुआ है। ओके, तुम क्या करोगी? वैन को देखूंगी। मैं बंद कर रही हूँ। एलेक्स ने चाबियों के लिए जेब में हाथ डाला और इसके दिमाग की गहराई में सायरन बोल उठा। बज़ाहिर कुछ न था, लेकिन खतरे का एहसास शदीद था। इसने मुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाया। वो बेआवाज़ पार्किंग के कोने में चली गई। ग्लॉक हाथ में था। आंखें और समात खतरा तलाश कर रही थी। समात सिर्फ एयर कंडीशन की मामूली सरसराहट सुनाई दे रही थी। मान खटके की आवाज़ आई जैसे पत्थर गिरता है। एलेक्स के असाब तन गए। वो तारीकी में आवाज़ की सिमत घूर रही थी। पिस्टल का रूह भी पार्किंग के दाखिली सिमत में था। दफातन चरमी दस्ताने में मलफूफ हाथ ने इसका गला दबोच लिया। दूसरे हाथ ने ग्लॉक को दीवार से टकरा दिया। फाइट का आगाज हो गया। एलेक्स के बदन का हर एक करेशा लड़ाई में शरीक था। फौरन ही इसे एहसास हुआ कि इसकी जद्दोजहद बेमानी है। हमलावर भारी भरकम और ताकतवर था। इसकी जिस्मानत ने स्पॉटलाइट का रास्ता रोक लिया था। एलेक्स इसे देखने से कासिर थी। इसे चीखने की कोशिश की, लेकिन हलक से कोई आवाज़ ना निकल सकी। सोचो तुम क्या कर सकती हो। हथियार क्या है तुम्हारे पास? एक आज़ाद हाथ। इसने एक अंदाजे से हमलावर के चेहरे पर पे दर पे घोंसे बरसाए। कोई असर ना हुआ। जालिम ने बचने की कोशिश तक ना की। वो एलेक्स को गला घूट कर मारना चाहता था। हर एक सेकंड कीमती था। एलेक्स ने आज़ाद हाथ से नाखूनों पर आंखों पर हमला किया। वहशी ने बआसानी सर पीछे कर लिया। जंजीर की आवाज़ के साथ एक कुत्ता उछलकर भौंकने लगा। मुश्तिल आवाज़ कुत्ते की जिसामत का पता दे रही थी। लम्हा भर के लिए एलेक्स के गले पर दबाव कम हुआ। बड़े से घुटने के रान पर दबाव ने एलेक्स को दीवार से लगाया हुआ था। एलेक्स ने कुवत समेटी और एड़ी अकब में साये की नाफ के नीचे मारी। गुर्राहट की आवाज़ आई और हलक पर गिरफ्त मजीद ढीली हो गई। इससे पहले कि वो मौका से फ़ायदा उठाती, हमलावर का दस्ताने वाला हाथ दुगनी ताकत से हलक पर जम गया। जिस हाथ ने एलेक्स का हाथ काबू किया हुआ था, वो ग्लॉक की तरफ फिसलने लगा। अगर गन हाथ से गई तो मौत यकीनी। एलेक्स के जहन ने सरगोशी की। उम्मीदों मायूसी के आलम में इसने हाथ जेब में डाला और गाड़ी की चाबियां निकाली। ग्लॉक इसके हाथ से निकल रहा था। बेमहाला इसने तवज्जो मरकूज करके चाबियों के साथ हाथ से आंखों में जब लगाई। चाबियां नरम जगह पर लगी। तकलीफ दे गुर्राहट बुलंद हुई और एलेक्स की उम्मीद ने जोर पकड़ा। वो झटका मारकर अलग हुई। एंड इसी वक्त कारपोर्ट की लाइट ऑन हो गई। कुत्ता गोया जंजीर तोड़ने के चक्कर में था। इसकी आवाज़ खौफनाक भेड़िए की मानी थी। है मिस, तुम ठीक हो? एलेक्स के अकब में दरवाज़ा खुल गया। सामने लंबा चौड़ा साया खड़ा था। लॉक का रुख एलेक्स की तरफ था। मान इसने जाविया बदलकर रोशनी का बल्ब उड़ा दिया। वो इतना ही देख सकी कि बल्ब उड़ने से अंधेरा हो गया है। दरवाज़ा खोलने वाले ने वार्निंग दी थी। एलेक्स ने पलट कर वार्निंग देने वाले को देखा। अंदरूनी जानब से आने वाली रोशनी ने बाहर तारीकी को मामूली कम कर दिया था। रिहायशी ने ट्राउज़र पहना हुआ था। दाएं हाथ में शॉटगन और बाएं में ग्लॉक 23 था। एलेक्स समझ गई कि अजनबी हमलावर ने बल्ब क्यों उड़ाया था। इसका दायां हाथ अपने चेहरे की तरफ गया। खून था। क्या मुझे गोली लगी है? 2 गोलियां चली थी। एलेक्स ने सवाल किया। कुत्ता मालिक को देखकर खामोश हो गया। तुम ठीक हो? वो बोला। तुम पर गोली चलाने वाला कौन था? मेरी वार्निंग और हथियारों को देखकर इसने बल्ब उड़ाया और दौड़ लगा दी। तुमने इसका चेहरा देखा था? एलेक्स ने इससे सवाल किया। नहीं मैम, मैंने इसकी शर्ट और सर पर कुछ पहना हुआ देखा था। एलेक्स ने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। पुलिस को फ़ोन किया था? हाँ, वो आने वाले हैं, इसने जवाब दिया। वो तुमसे क्या चाहता था? एलेक्स ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, जनाब मेरे कागजात गाड़ी में है, क्या मैं देख सकता हूँ? मैं लाती हूँ। गाड़ी ड्राइवे में थी। इसने पर्स से कागजात निकाले और वापस इसी के पास आ गई। इस वक्त स्क्वाड कार घर के बाहर आकर रुकी। यहाँ इधर। एलेक्स से मेज़बान ने हाथ लहराकर उनको मुतवज्जो किया। इसी स्नाम में इसकी बीवी ने चेहरे का खून साफ करने के लिए एलेक्स को कागजी तौलिया दे दिया।
पुलिस अंदर आ गई। वहां पर FBI एजेंट को देखकर तज्जुब में पड़ गए। एलेक्स ने तो कहानी बनाई, इसने मुमकिन वारदात को रेप का इकदाम करा दिया। साथ ही आर्डर जारी किया कि तिब्बी इमदाद के लिए पुलिस की गाड़ी मंगवाई जाए। ग्लॉक पर से फिंगरप्रिंट लेने की इसने मुखालफत की और बताया कि मुलजिम ने दस्ताने पहने हुए थे। सवालात का जवाब देते हुए इसने कहा कि वो अपने दोस्त डॉक्टर क्रिस शेफर्ड के घर में मुकीम है। जिंदगी बचाने के लिए एलेक्स ने अपने मोहसिन का तीसरी बार शुक्रिया अदा किया। फिर कार में बैठकर हाईवे 61 पर निकल आई। फ़ोन निकालकर इसने डॉक्टर क्रिस का नंबर मिलाया, मुख्तसरन अहवाल सुनाया। इसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। तुम कहाँ हो? रोड पर, चेहरे पर टांगे लगी हैं। मैं मिस जॉनसन को कॉल करता हूँ कि मैन को संभाले, मुझे मेडिकल इमरजेंसी है। तुम मेरे क्लिनिक पर पहुंचो, गन साथ रखना। एलेक्स ने कहा। हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। एलेक्स सर्जिकल लाइट की रोशनी में चित लेटी हुई थी। डॉक्टर ने बाईं आंख के नीचे टांके लगा दिए थे। शुक्रिया क्रिस, वो उठते हुए बोली। वो कौन था? जिसने ग्रेस को मारा था, समझो मुझे भी हिलाक कर दिया था। किस्मत अच्छी थी, एलेक्स ने कहा। सवाल ये है कि वो तुम्हारे पीछे था या मेरे? मुश्किल सवाल नहीं है, वो शुरू से ही तुम्हारी ताक में था। डॉक्टर ने कहा। कुछ पता नहीं, एक काम और करो। वो बोली, मेरे साथ डेजिन तक चलो, मुझे लाजमी अपना कंप्यूटर चाहिए। पहले वादा करो कि रात तुम मेरे घर गुजारोगे। एलेक्स ने हिचकिचाहट करते हुए हामी भर ली। बाद सेलफोन निकालकर किल्मर को सूरत हाल से आगाह किया। किल्मर ने वाज़ेह हदायत जारी की कि एलेक्स को नाटजिस में ही रुकना चाहिए। डेजिन की पार्किंग लॉट में खामोशी थी। एलेक्स अपनी करोला और क्रिस पिकअप ट्रक में था। इशारिया 38 इसके हाथ में था। मैं मशकूर हूँ। एलेक्स ने चाबी इसके हवाले की। कमरा नंबर 125। लॉक खोलकर हैंडल घुमाना, मगर तुम अंदर नहीं जाओगे। मैं ऐन तुम्हारे अकम में होंगी और अंदर जाऊंगी। क्रिस ने गैर यकीनी नजरों से देखा। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं संजीदा हूँ। क्रिस ने कमरे तक पहुंचकर चाबी लॉक पर लगाकर घुमाई। क्लिक की आवाज़ सुनते ही एलेक्स ने दरवाज़ा धकेलकर हवा के झोंके की मानिंद अंदर दाखिल हुई। ग्लॉक हाथ में था और पूरी तरह चौकस थी। गन वाला हाथ दाएं बाएं हरकत कर रहा था। क्लियर, वो बोली और बाथरूम की तरफ हरकत की। दफातन इसने हफीफ सी आवाज़ सुनी और साकित हो गई। क्रिस को पीछे रहने का इशारा किया। वो बेड के पीछे चला गया। फेडरल एजेंट हथियार फेंककर हाथ उठाओ और बाहर आ जाओ, इसने वार्निंग दी। कुछ भी नहीं हुआ। 5 सेकंड बाद फिर आवाज़ आई। यूँ लगा कि बाथ टब के साथ पर्दे में सरसराहट हुई हो। एलेक्स ने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया। बात खाली था। सरसराहट की आवाज़ फिर आई। इसने चौंक कर नीचे देखा और घबराकर पीछे की जानिब पिछली। चमकदार रंगीला सांप फर्श पर बल खा रहा था। क्रिस, एलेक्स ने आहिस्ता से डॉक्टर को आवाज़ दी। क्रिस ने इसे बाथरूम के दरवाजे से हटाया और अंदर ही निगाह मारी। ओह नो, ये तो कोरल स्नेक है, अमेरिका का मुहलक तरीन सांप। तुम्हें यकीन है? हाँ, इसके जिस्म पर सुर्ख और जर्द रंग के दायरे हैं। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर कोबरा के मानद होता है। इस पर नजर रखना, मैं किचन से आता हूँ। वो किचन में चला गया। वहाँ एक छोटी सी बाल्टी नजर आ रही थी। क्रिस ने इसे पानी से भर लिया और वापस आ गया। सांप बाथरूम के दरवाजे के करीब रेंग रहा था। क्रिस ने आगे झुककर बाल्टी दोनों हाथ में पकड़कर एहतियात के साथ 6 इंच ऊपर सांप पर गिरा दी। पानी छलका था, लेकिन सांप वजन के नीचे किलबिलाया। क्रिस ने फिर दोनों हाथ से उठाकर बाल्टी जख्मी सांप पर गिराई। कुछ देर तक मोजी सांप साकित हो गया। ताहम क्रिस ने आखिरी बार फिर इसके सर पर बाल्टी गिराई और हाथ झाड़कर पीछे हट गया। क्या वो मर गया? एलेक्स ने इस्तफसार किया। बिलाशुबा। एलेक्स ने कंप्यूटर और चंद अशिया समेटी और क्रिस के साथ निकल गई। गाड़ी के करीब इसने सवाल किया, क्या ये मकामी था? मेरा मतलब है मिसिसिपी में पाया जाता है। मिसिसिपी तक तो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ इस इलाके में नहीं। तुम्हें 2 घंटे की ड्राइव करके इस इलाके में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मतलब ये किसी ने तुम्हारे कमरे में खुद छोड़ा है। अब समझी? क्या यही कि जो कोई भी था यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए आया था। ट्रैवर की सफ़ेद वैन घनी झाड़ियों में रूपोश कच्ची राह गुजर पर आगे बढ़ रही थी। ये इसका चौथा रूट था और इस मरतबा वो कामयाब रहा था। इसे ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा दरकार था जो दरिया में जाते हुए कम से कम 10 फुट तक वैन का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसका मकसद वैन को डुबोना था, बाकी काम दरिया के उतार चढ़ाव ने करना था। सुबह तक वैन दरिया के चढ़ते उतरते बहाव के साथ गायब हो जाती। रास्ता चट्टानी किनारे पर खत्म हुआ। नीचे दरिया बह रहा था। ट्रेवर ने कुछ फासले पर वैन रोकी और हेडलाइट खुली छोड़कर उतर गया। वो फ्लैश लाइट लेना नहीं भूला था। आगे जाकर किनारे से रोशनी से नीचे डाली। दरिया से वो 15 फुट ऊपर खड़ा था। इसने अंदाज़ा लगाया कि वैन दरिया के साथ ना गई तो वहाँ से देखने पर नज़र नहीं आएगी। मजीद ये कि यह मकाम भी मौजूद था। वो वापस आ गया। वैन का अकबी दरवाज़ा उठाकर एल्यूमिनियम का रैंप नीचे किया। अकब से होंडा मोटरसाइकिल बाहर उतारी। मोटरसाइकिल 5 साल से इसके पास थी। डफल बैग भी साथ लिया। फिर दोबारा वैन की ड्राइविंग सीट पर आ गया। फर्स्ट गियर लगाकर वैन आगे बढ़ाई। किनारे से 10 फुट परे ही दरवाज़ा खोलकर वो बाहर लुढ़क गया। वैन को नीचे गिरता देखा। मोटरसाइकिल तक आया, बैठ कर किक मारी और चट्टानी कगर तक आ गया। उतरकर फ्लैश लाइट से नीचे का जायजा लिया। मुतमईन होकर मोटरसाइकिल पर वहाँ से रवाना हो गया। खून आलूदा शर्ट भी इसने साथ ही फेंक दी। डफल बैग के साथ ही इसने जैकेट भी निकाली जो बालाई बदन पर थी। औरत ने किसी तेज़दार चीज़ से गले पर वार किया था। अगर चाकू होता तो नतीजा कुछ भी नहीं कर सकता था। इसने
इसका दिल कह रहा था कि नार्टिजीज में ठहर कर जो काम शुरू किया है इसे खत्म करे, लेकिन दीगर अहम मसले भी सामने थे, मसलन विकी एंड्रयू। इससे यकीन हो गया कि एंड्रयू ने झूठ बोला था। इसने अपने बुलंद होते हुए गुस्से की लहर को दबाया और तवज्जो बचाव की तरफ कर दी। इसे शुरू ही से पता था कि एक दिन ऐसा होगा। वो दिन आ गया, वो इसके लिए तैयार था। इसका रुख तजर्बा का किस्मत था। 35 मील का सफर था, वहीं आराम से वो आगे मनसूबाबंदी करेगा। क्रिस ने सेंट कैथराइन का सुबह का राउंड मुकम्मल कर लिया। आखिरी मरीज देखकर इसने पहली मंजिल की सीढ़ियां पकड़ी। रूह आईसीयू की जानिब था। वहाँ मुठभेड़ डॉक्टर माइकल कामेन से हुई। कामेन थोरा का गायनोकोलॉजिस्ट था। क्रिस ने खून का नमूना लेकर कामेन को दिया। हाय हेलो के बाद कामेन ने कहा, मैंने नमूने का तजर्बा किया है। अजीब बात है। कैसी अजीब बात? क्रिस ने सवाल किया। प्रोस्ट्रोजिन की सतह बढ़ी हुई है जबकि वो हमला होना चाहती है। हाँ, लेकिन हाई लेवल से क्या मुराद है? वो माने हमल की गोली इस्तेमाल कर रही है। क्रिस की कनपटियां लाल हो गई। इसके अलावा कफमैन भी जान गया था कि थोड़ा हमल के लिए संजीदा नहीं है। कफमैन ने शर्मिंदगी महसूस की। दोनों मजीद बात किए बगैर अलग हो गए। क्रिस को थोरा की बातें याद आ रही थी। इसकी वालिहाना चाहत, मसनूई चाहत और प्यार भरे अंदाज महज अफेयर छुपाने के लिए ही थे। क्रिस ख्यालात में डूबा आईसीयू में चला गया। वहाँ इसकी मुलाकात टॉम केज से हुई। चंद बातें करने के बाद वो अपने कमरे की तरफ आ गया। तभी इसकी नज़र नर्सिंग स्टेशन की तरफ उठ गई। वहाँ शीन लिन खड़ा नजर आ रहा था। अच्छा हुआ यही मिल गया, क्रिस बड़बड़ाया, जबकि ग्रीनवुड 2-4 घंटे के फासले पर था। क्रिस ने रुख बदला और कॉरिडोर में आगे बढ़ता चला गया। इख्तिताम पर वो मुड़ा और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो इंतजार कर रहा था। चंद मिनट बाद लेन सिंह नमूदार हुआ। क्रिस दीवार छोड़कर एन इसके सामने खड़ा हो गया। इसने बराह रास्त अपनी बीवी के साथ इसके रिश्ते के बारे में खुला सवाल किया। लैन सिंह सटपटाकर पलके झपकाने लगा। कैसी बातें कर रही हो? सच बको और जल्दी। शेन लीन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वो एक तरफ होकर निकलना चाह रहा था। क्रिस ने इसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा लिया। भागने की कोशिश मत करो, यू सन ऑफ बिच। लैन सिंह दंग रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो बोला। मेरा बेटा दरमियान में है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी ना थोड़ा की परवाह है। ये तुम्हारा पेशा है, मशगला है। तुम्हें अगर परवाह है तो सिर्फ दौलत की। लेन सिंह ने मासूमियत की नकाब हटाई। इसका गौंसा पहलू से बुलंद हुआ। क्रिस बॉक्सर नहीं था, लेकिन कॉलेज में रेसलिंग किया करता था। इसने खुद को पीछे हटाते हुए लेन सिंह की गौंसे वाली कलाई दबोच कर झटका दिया। वो अपने ही मोमेंटम के साथ जमीन बोस हो गया। क्रिस ने इसे पलटी देकर पेट के बल लटाया और घुटना पुश्त में घुसा दिया। इसका एक हाथ इसकी पीठ पर मोड़ दिया। लेन सिंह अजियत से बिलबिलाया। दोनों नर्सिस मोड़ काट कर हक्का पक्का थम गई। निकल जाओ, क्रिस चिल्लाया, यहाँ से दफा हो जाओ। दोनों हाल की जन्म चली गई, लेकिन आंखें हैरानकुन मंजर पर ही थी। गुज़िश्ता रात मेरा एक दोस्त मरते मरते बचा है। मामला सिर्फ तुम्हारा और थोरा का नहीं है। क्रिस ने इसका बाजू मजीद मोड़ा। वो चीख उठा। अब तुम 1 साल तक ऑपरेशन करने के काबिल नहीं रहोगे। क्रिस ने इसे छोड़ दिया। अगर बेगुनाह हो तो पुलिस को कॉल करो और मुझ पर चार्ज लगाओ। मैं अपने दफ्तर में मुंतजिर हूँ। अपने ऑफिस में आकर क्रिस ने असिस्टेंट जेन को बुलाया और कहा न्यूयॉर्क में डॉक्टर पीटर कौंसली से बात कराए। चंद मिनट बाद इसे मालूम हुआ कि डॉक्टर पीटर लेक्चर दे रहा है। फोन नर्स के पास है जो वॉइस मेल वसूल करने की मजाज है। दोस्त, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी तरीके से इंसान को कैंसर का मरीज बना दिया जाए? मैं ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ। और ऐसा इस तरह किया जाए कि पैथोलॉजिस्ट टेस्ट ना कर सके। जब तशखीस हो तो 18 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मरीज जिंदगी हार जाए। मैं जानता हूँ कि तुम मसरूफ हो। ममनून होगा अगर मौका मिलते ही जवाब दे सको। शुक्रिया। बाद अज़ां क्रिस ने जेन को बुलाया और बोला, पीटर जिस वक्त भी रब्ता करे मुझे फ़ौरन खबर देना। मत सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके? यस सर, शुक्रिया। एलेक्स यकलख नींद से बेदार होकर उठी। क्लॉक हाथ में था। सूरज बुलंद होने लगा था। ये समझने में से सेकंड्स लगे कि वो कहाँ है। वो क्रिस के घर में मेहमान आने में थे। अचानक बैग में से सेल फोन ने से पुकारा। वो परेशान हो। बैग में इसका ऑफिशियल फोन था, इसका ज़ाती फोन साइड टेबल पर खामोश पड़ा था। रात के वाकयात याद आए। ओ गॉड, इसने सिसकी ली। नार्टिजीज पुलिस को इसने अपना पूरा नाम बताया था। इसने फोन निकाला, कोई चॉइस नहीं थी। वो मैसेज विंडो में नामालूम कॉलर को घूरती रही। कॉल लेने के बाद इसे वॉइस मेल पर मुंतकिल कर दिया। इसने 1 मिनट इंतजार किया, गहरी सांस ली और वॉइस मेल को डायल किया। एजेंट मोरिस आशना की आवाज़ है। मैं वाशिंगटन से एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर मार्क डॉसन बात कर रहा हूँ। एलेक्स के सीने में ईंधन होने लगी। मैं मुतला कर रहा हूँ कि जैक्सन मिसिसिपी से तुम्हें लेने के लिए ब्यूरो ने जेट तैयार रवाना कर दिया है। पेशा वाराना जिम्मेदारियों के लिए तुम्हें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। एलेक्स का ब्लड प्रेशर गिरता चला गया। अगर तुम जैक्सन में नहीं हो तो मुझे कॉल बैक करो ताकि मैं रूट तब्दील करा दूँ। ताहिर मत करना, ये कहना इंसाफी होगा कि हालात तुमने खुद खराब किए हैं। पैगाम मुकम्मल हो गया था। लानत है, वो बड़बड़ाई। अगर वो जेट रवाना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो सब जानते हैं। रात वाले हमले से भी वहाँ पर है, लेकिन सफ़ेद वैन की तलाश जारी होगी। अगर वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है। स्टूपिड। इसने आंसुओं को रोका और डिप्टी डायरेक्टर का नंबर मिलाया। नाम बताने पर इसका फौरी रब्ता उससे करा दिया गया। स्पेशल एजेंट मोरिस। यस सर। तुम इस वक्त कहाँ हो? नार्टिजीज मिसिसिपी। वक्फे के बाद आवाज़ आई, वहाँ एयरपोर्ट है, 30 मिनट में तैयार होकर पहुंचो। यस सर। क्या मैं कुछ मालूम कर सकती हूँ? नहीं। ओके सर। नेवल बायरेट मेजिट के होटल के कमरे की खिड़की के साथ लगा हुआ था। सड़क के दूसरी जानब एम साउथ टावर था। इसकी 16वीं मंजिल पर वकील एंड्रयू का ऑफिस था। नेवल बायरेट
ट्रेवर की हिदायत के मुताबिक अपना काम सारा अंजाम दे रहा था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाईटेक सिक्योरिटी में इसकी महारत बेमिसाल थी। माजी में कई मरतबा ट्रेवर ने इसकी हिदायत हासिल की थी। इस मरतबा मामला मुख्तलिफ था और बायरेट ने मुआवजा भी दुगना कर दिया था। वकील का शुमार शहर के 5 चोटी के वकला में था जो तलाक के केसेस में महारत रखते थे। बायरेट की गोद में जो डिवाइस थी इसमें एक जॉयस्टिक लगी हुई थी जिसे हाइब्रिड नज़ाकत से हरकत देते हुए लेज़र बीम को वकील की ऑफिस की खिड़की पर मरकूज कर चुका था। डिजिटल वीडियो ऑप्टिक स्कोप और लेज़र के सहारे वो मतलब की मालूमात इकट्ठी कर चुका था। ऑफिस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी ट्रैक हो रही थी। कंप्यूटर कीबोर्ड और मॉनिटर भी जांच चुका था। वो खुद ट्रेवर की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात था और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता था। एलेक्स वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच गई। इससे अच्छा था कि इससे हथियार ले लिया जाएगा, ताहम ऐसा नहीं हुआ। ना इसके साथ बात की गई। जेट में अपनी निश्चित संभालने के बाद कुछ देर बाद एलेक्स ने अपना प्राइवेट फोन निकाला, वॉइस मेल चेक की, वॉल्यूम इंतहाई कम कर दिया। विल किल्मर का पैगाम सुनकर फोन बंद कर दिया। इसने लिन सिंह के बारे में बताया था लेकिन पैगाम अधूरा था। इससे अपनी बहन का ख्याल आया। वाशिंगटन में क्या होने वाला था कता नजर इसके एलेक्स को हर सूरत में बहन का बदल लेना था। इसने फोन उठाकर टेक्स्ट मोड पर किया और मुख्तसर पैगाम रवाना किया। एंड्रयू के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वह सेल फोन पर टेक्स्ट मैसेज को तक रहा था। जो किया है इसकी कीमत तुम्हें अदा करना ही पड़ेगी। अगर इसमें वक्त लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेस के लिए मिसेस ब्रॉड और दूसरों के लिए मुझे अपनी परवाह नहीं है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। पैगाम भेजने वाले का कोई नंबर नहीं था, इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि पैगाम किसने भेजा है, वही FBI एजेंट। फौरी ख्याल यही आया कि ग्लाइकॉन तक खबर पहुंचाई जाए, ताहम इसने यह ख्याल मुस्तरद कर दिया। ग्लाइकॉन पहले ही एजेंट साबित का हुआ था। ये नया पैगाम जलती पर तेल का काम करता। वो मुझे मुश्तिल करने की कोशिश कर रही है। एंड्रयू ने सोचा वो इसे घोंसले से बाहर लाना चाहती है। वो इसे गलती पर उकसा रही है। क्या FBI इसके साथ है या फिर वो तनहा है? दिमाग को ठंडा रखो, वो बड़बड़ाया। इसने फोन उठाकर एक निजी सुराग रसा इदारे का नंबर मिलाया। क्रिस क्लिनिक में था जब इसे डॉक्टर पीटर की कॉल आई। इसने बुलाया तकुफ कॉल अटेंड की। दोनों के दरमियान केसेस के मज़कूरा नुक्ते पर हासी बात हुई। तमाम टेक्निकल नुकात थे। ये गुफ्तगू रेट्रो वायरस की तरफ चलेगी। डॉक्टर पीटर ने कहा कि ऐसा मुमकिन है लेकिन ऐसे केसेस दीगर अमूर के साथ मशरूत होते हैं। साथ ही इसने क्रिस को 2 नाम बताए और वो इन 2 डॉक्टर से मजीद मालूमात हासिल कर सकता है। एक का नाम अजीत चंद्रा शेखर था। पीटर के मुताबिक अजीत ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में टॉप वायरोलॉजिस्ट था। दूसरा नाम इसने एल्डन ट्रेवर का बताया। दोनों नाम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए थे।